एक हमारा सेल का स्ट्रक्चर में आउटर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, इसको डिस्कस करा। सेल मेम्ब्रेन की बात हुई, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फंक्शन ये देखा। दूसरा आपने पढ़ लिया सेल वॉल, जहां जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है ना, दोनों के बीच हमने देख लिया कंपैरिजन। ये लिविंग स्ट्रक्चर है सेल का, है ना, और ये आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये हमने डिटेल में सारा कुछ कवर कर लिया। और एक प्रॉपर्टी ध्यान में हमेशा रखनी है, सेल वॉल आपका परमिएबल है और जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर है, परमिएबल नेचर का है, मतलब कुछ सेलेक्टेड सोल्यूट को भी ये परमिट करता है। ठीक है, तो आउटर जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन है सेल की, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है सेल की, अगर एनिमल सेल है कोई, अगर कोई एनिमल सेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा। सिर्फ क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर यहीं पे हम कोई प्लांट सेल या कोई बैक्टीरियल सेल, कोई फंगल सेल, इनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एक नाम लिखा प्लांट सेल, तो ये सेल मेम्ब्रेन तो मान लिया कि इसको सेल मेम्ब्रेन हम मान रहे हैं, है ना, ये सेल मेम्ब्रेन तो होएगी ही होएगी। इसके बाहर एक और कवरिंग आपको देखने को मिलती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इसके बाहर एक और कवरिंग है जिसे अपन सेल वॉल बोल देते हैं। ये हमने देख लिया था सारा स्ट्रक्चर। अब हम इसके अंदर के कंटेंट की बात करेंगे। आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन की बात हो गई, अब सेल मेम्ब्रेन जो इनक्लोज करता है उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस, एक पॉइंट लिखना, सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस cell membrane encloses all the structure या all the content contents of cell, जिसे हम यहां पे टर्म दे देते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म टर्म यूज किया था, ये नाम लिखना जरूर बहुत ध्यान से अंडरलाइन करके, परकिंजे जी ने, इन्होंने ये टर्म यूज किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो कुछ भी सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड है, अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। वो कोई इसका सब मटेरियल है, कोई सेल ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस हम जैसा स्ट्रक्चर मानते हैं, है ना, कुछ भी जो कुछ इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड है दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, दूसरा आपका स्ट्रक्चर है, अगर हम अभी हम जो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का, तो दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है न्यूक्लियस का। दूसरा क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? न्यूक्लियस का। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से, ये हमारा एक, हमने मान लिया कि न्यूक्लियस, इसके अंदर जो कंटेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ग्राउंड सब्सटेंस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब कुछ आपका साइटोप्लाज्म का पार्ट होगा। जैसे मैं कुछ सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बना दूं तो कुछ इस तरह से, है ना, तो ये कुछ आपका सेल ऑर्गेनेल हो गया, इसको हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेल, और ये आपका ग्राउंड सब्सटेंस जो कुछ भी है ना इधर।
तो ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म की बात। न्यूक्लियस में क्या क्या आएगा वो हम न्यूक्लियस जब डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, पहले साइटोप्लाज्म को कवर करेंगे एंड देन न्यूक्लियस को कवर करेंगे, है ना। प्रोटोप्लाज्म को एक और बात याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म के लिए वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज द एरिना ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म, जो कुछ भी आपके सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उसका एरिना है। एरिना का मतलब क्या होता है? एरिना का मतलब होता है बैटल फील्ड। क्या है? बैटल फील्ड। ये वो बैटल ग्राउंड है जहां पे सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं, चाहे वो कोई कैटाबोलिज्म हो, एनाबोलिज्म हो, सब कुछ इसी प्रोटोप्लाज्म में ही चलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो आगे। अब हेडिंग बनाओ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो टर्म दिया था वो दिया है स्ट्रासबर्गर ने। टर्म वॉज गिवन बाई, इस टर्म दिया था स्ट्रासबर्गर जी ने, पहला नाम तो इसका ही याद रखना है। एंड साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, नॉट पार्ट, टू रीजन्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला साइटोसॉल एंड सेकेंड वन इज द ट्रोफोब्लास्ट। सेकेंड पार्ट को हम क्या लिखेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोप्लाज्म लिख लो, ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसॉल एंड ट्रोफोप्लाज्म, सॉरी ब्लास्ट नहीं बोलेंगे, ट्रोफोप्लाज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना। ये हमने एक सेल कंसीडर किया। साइटोप्लाज्म का वो कंपोनेंट या वो रीजन जहां पे कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट हो, जिस रीजन में, उसको बोल दिया जाता है साइटोसॉल। और सेल के पेरिफेरल पोर्शन जो होता है, जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा होता है, इस रीजन में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं अभी ये वाइट डॉट्स बना रहा हूं, इस रीजन में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे इसके बाद वाले रीजन में। जैसे मान लिया कि ये न्यूक्लियस है और उसके बाद ये जो येलो डॉट्स मैं बना रहा हूं, इस रीजन में आपको सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। थोड़ा सा सेंटर की तरफ, सेंट्रल पोर्शन की तरफ ये सेल ऑर्गेनेल्स आपके जो सेल के हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, इधर अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। तो जो रीजन सेल ऑर्गेनेल लेस है, साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है बट उधर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, दैट इज कॉल्ड साइटोसॉल। इसको हम बोल देते हैं साइटोसॉल। और जो रीजन ये आपका येलो डॉट्स मैंने दिखाए हैं, येलो डॉट्स वाले रीजन में जो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं जिस रीजन में, है ना, या हम कहें कि सेंट्रल पार्ट को, पेरिफेरल पार्ट साइटोसॉल होता है, सेंट्रल पार्ट जो होगा वो आप उसको बोल देते हैं ट्रोफोप्लाज्म। उसको क्या बोल देंगे? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस होगा सेंटर में सेल का। ठीक है, मतलब क्या हुआ, साइटोसॉल को हम क्या लिख सकते हैं? साइटोसॉल को हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, यही लिख सकते हैं। साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल माइनस कर दो, साइटोप्लाज्म से ये सेल ऑर्गेनेल माइनस कर दो, तो बचा क्या? साइटोसॉल, है ना। साइटोसॉल बोले तो ये सेल का ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस है। दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस, जिसमें सारा केमिकल आपका जो कुछ भी है दैट इज अ मिक्सचर के फॉर्म में, कोलॉइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ट्रोफोप्लाज्म की जब बात करेंगे तो आपको इसका मतलब ये समझना है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेल या पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट।
इधर सेल ऑर्गेनेल्स की बात चल रही है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की बात हो गई। हमें बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस तो साइटोप्लाज्म समझ आ ही जाएगा, पहले हमें इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना है कि वो रीजन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं और उनका क्या रोल है, क्या वो परफॉर्म करता है, क्या उनका फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, इन सब को हम एक एक करके देखेंगे। साइटोसोल, यही यहाँ पे आप इसके नीचे लिख लेंगे, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल, है ना। सारी जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो इधर चलती हैं और वो आपका ट्रोफोप्लाज्म की बात हो गई। अब हेडिंग बना लो सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हमारा स्टार्ट होता है कहानी। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना है। सेल ऑर्गेनेल किसको हम बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, ये मेटाबॉलिकली एंड लिविंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म का है। सेल ऑर्गेनेल इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल या साइटोप्लाज्म, लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। दो टर्म यहां पे समझना है, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर। ठीक, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव और लिविंग स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म में जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, वो एक कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस है। वो जैसे हमारा मिक्सचर हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी देखते हैं, मिक्सचर जैसे हम पढ़ते हैं कोलॉइडल स्टेट में होगा, सॉल या जेल जैसा भी स्टेट में होगा, है ना। लेकिन जो हमारा ये सेल ऑर्गेनेल है उसमें, उस मिक्सचर में, दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर। दो टर्म समझना है। मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म का मतलब आई थिंक पहले ही चैप्टर में हम समझ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज द टोटल सम ऑफ, या इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखें, सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो सेल में बायोकेमिकल चेंजेस चल रही हैं, रिएक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे हजारों तरह के रिएक्शंस, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा होता है, कुछ अलग अलग तरह की रिएक्शंस चल रही होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर मूवमेंट या साथ साथ बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। इन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के सम का जो रिजल्ट आता है, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, है ना। तो वो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म के आपने दो टाइप्स पढ़े थे, एक हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा हमारा हमने पढ़ा हुआ है कैटाबॉलिज्म। एक बार मैं इनको रिकैप कर देता हूं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल, एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा हो, तब उसको हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म। जैसे आपने एक रिएक्शन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 6CO2 प्लस 12H2O, इधर सनलाइट, इधर पिगमेंट, और इधर आपने बना लिया था क्या, ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6 वाटर का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जैसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल एक बहुत छोटे मॉलिक्यूल है, लेकिन बनता क्या है,
एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दैट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक चेंज। ये हमारा सेल में चलता है। आपने फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ी थी और अभी आगे प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे भी डिटेल। ऐसा ही कुछ रिएक्शंस इसकी जस्ट अपोजिट चलती हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। जैसे कैटाबोलिज्म की बात करें तो कैटाबोलिज्म की जब बात करते हैं तो कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सेल में सिंपल में ब्रेक हो जाए, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा हो, तब उसको आप बोलोगे क्या, कैटाबोलिज्म। जैसे इसी का उल्टा एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं, C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, यही पढ़ा था, है ना। तो ये क्या था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ब्रेक हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये कैटाबोलिज्म है। तो ऐसे कैटाबोलिक या फिर एनाबोलिक रिएक्शंस हमारे किसमें, सेल ऑर्गेनेल्स में चल रही होती हैं। इसलिए आपने क्या लिखा, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही होती हैं लगातार, वो स्ट्रक्चर जो हम जिसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कह रहे हैं। दूसरा लिविंग स्ट्रक्चर है, दूसरा लिविंग स्ट्रक्चर है। लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब हुआ दैट हैज प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स कैन रेप्लिकेट इट्स कॉपी, कैन क्रिएट इट्स कॉपी इटसेल्फ। वो सेल ऑर्गेनेल अपना कॉपी खुद बना सकता है। भाई नॉन लिविंग थिंग्स के पास अगर ये अपनी कॉपी खुद क्रिएट कर सके, कर ले, तो ये भी लिविंग हो गया। यही एबिलिटी नहीं है इसके पास। मेन एबिलिटी, मेन डिफरेंस की बात करें, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं दे कैन क्रिएट इट्स कॉपी, दे कैन फॉर्म इट्स कॉपी। तो ये लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ज्यादातर हमारे जो सेल के पास सेल ऑर्गेनेल जिसे हम कह रहे हैं जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, दे कैन फॉर्म देयर कॉपी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया सेल में आपने पढ़ा था, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जब जरूरत होती है तो उनका नंबर बढ़ जाता है, जब जरूरत होती है तो कम हो जाता है, नहीं है तो कम हो जाता है। बढ़ने का मतलब का क्या हुआ, नंबर कैसे बढ़ेगा, वो अपनी कॉपी बना लेता है, वो अपनी कॉपी बना सकता है। जो कॉपी बना सकता है वही लिविंग स्ट्रक्चर है। तो सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें बात समझनी है, एक वर्ड है, हाँ एक पॉइंट और यहां पे आप समझ लो। सेल ऑर्गेनेल्स के लिए, सेल ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जो आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है, बायो मेम्ब्रेन जिसे आपने कहा, ये मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन के साथ भी हो सकते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं। यहां पे मैं नेक्स्ट पॉइंट यही लिख रहा हूं, सेल ऑर्गेनेल्स may be membranous or non-membranous, या नहीं बिना मेम्ब्रेन की हो सकती है। अब इन दोनों के कैटेगरीज की मैं कुछ बात यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, जिससे आपको आगे जैसे हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल पता चलता जाएगा। मेम्ब्रेनस के बारे में मैं लिखता हूँ, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, इनके नाम लिखना जिसको आप जानते भी हैं कुछ के बारे में। एक नाम याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा नाम याद करो, क्लोरोप्लास्ट, सबने सुना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा नाम याद करो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। चौथा नाम याद करो, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। नेक्स्ट याद कर लो, वैक्यूल। ठीक, ये सेल ऑर्गेनेल्स आपके कैसे हैं, मेम्ब्रेन वाले हैं, मेम्ब्रेनस हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल भी दो कैटेगरी के होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब उनके सेल ऑर्गेनेल एक मेम्ब्रेन के ऊपर दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, कुछ होते हैं सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस में नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट का, या फिर क्लोरोप्लास्ट की जगह आपको एक वर्ड ये याद रखना है, यूनिवर्सल प्लास्टिड। प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स आपके कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं। कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं। जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। सिंगल मेम्ब्रेनस में याद रखना है कौन कौन बचा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दूसरा ER, तीसरा वैक्यूल। ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, मतलब बस एक मेम्ब्रेन है, बस वो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी है जो नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल अपने नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, है ना। उनकी बात मैं करूं, नॉन मेम्ब्रेनस की, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल की बात करूं तो नाम याद रखना है, पहला नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब यही हुआ, ये तो आप याद रखोगे ही, मेम्ब्रेनलेस या फिर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक, ये याद रखना है। पहला नाम याद रख लो राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम। ठीक, ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है, इनके पास, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, बट दे आर द सेल ऑर्गेनेल्स। क्या करते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब एक वर्ड है, एक हेडिंग बनानी है आपको, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस टर्म को समझना है। देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, कोई बहुत इसमें तीर मारने वाली बात नहीं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, सिस्टम वर्ड का मतलब क्या होता है, जब कई एंटिटीज, कई यूनिट्स मिलकर एक फंक्शन, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन स्टेबलाइज हो जाए, दैट इज अ सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये होता है, जो सेल हमारा है, सेल के अंदर मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स का जो फंक्शन है, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, बट देयर फंक्शन इज कोऑर्डिनेटेड। उनका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब एक ने काम किया तो दूसरा करेगा, दूसरे ने किया तो तीसरा करेगा, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंडेंसी है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, but functionally they are coordinated to each other. That group of cell organelles, actually they are the group of cell organelles, are called endomembrane system. बोलो, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, कुछ इसमें टिपिकल नहीं है। क्या लिखोगे,